हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सबों को संस्कृत का दूसरा चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है उसका? पाटलिपुत्र वैभवम। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि पाटली मीन्स क्या होता है? गुलाब। पाटल मीन्स क्या होता है संस्कृत शब्दों में? गुलाब। क्या होता है? गुलाब। तो पाटल मीन्स अगर गुलाब होता है तो सबसे पहले पटना में गुलाब की खेती होती थी, जिसके कारण पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया है। उसी चैप्टर को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग अच्छा से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और एक एक लाइन का हिंदी मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊंगी। अगर इच्छा हो तो सभी छात्रों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर कॉपी कलम लेके बैठे तो ये भी ठीक होगा। आइए, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। तो इस संस्कृत का हिंदी है, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले हमको आप लोग ये बताइए कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पटना। सभी कोई जानते होंगे कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है। तो वही पटना के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्वपूर्ण था। दूसरा लाइन का हिंदी है, अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास, किसका इतिहास? पटना का इतिहास। किसका इतिहास? पटना का इतिहास 2500 वर्षों का था। कितना हजार वर्षों का था? 2500 वर्षों का था। तीसरा लाइन है, अत्र धार्मिक क्षेत्रं राजनीति क्षेत्रं उद्योग क्षेत्रं च विशेषेण ध्यानाकर्षं वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीजः बाह्यान् वेंगसांग इत्संग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरणम ग्रंथेषु चक्रुः। आइए इसका हिंदी अब जाने हम लोग। यहाँ धार्मिक क्षेत्र कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? पटना में। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष ध्यानाकर्षण है। किस किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित है? धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ध्यानाकर्षण है। देखिए, अगर आप हिंदी को अच्छा से समझिएगा तभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं, और हिंदी आप अच्छा से समझिएगा तो संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी जवाब दे सकते हैं। विदेशी यात्रीगण मेगास्थनीज, फाहियान, वेंगसांग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने स्मरण से ग्रंथों में किए थे। देखिए, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाएगा कि विदेशी यात्रीगण कौन कौन थे? मेगास्थनीज, फाहियान, वेंगसांग। या तो इस तरह से पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज कौन थे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा विदेशी यात्रीगण, तो उसमें आप लोगों को टिक कर देना है या OMR सीट में गोल कर देना है। अब तो OMR सीट में ही गोल करना आता है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग हिंदी को सुनिए। पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का वैभव का सामान्य परिचय है। इस पाठ में पटना का जो सामान्य परिचय दिया हुआ है
पटना का वैभव का सामान्य परिचय दिया हुआ है, विशेष विस्तृत नहीं दिया हुआ है। तो सामान्य परिचय के माध्यम से ही जान जाते हैं हम लोग कि पटना में क्या क्या है, कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है, और क्या घूमने का स्थान है, कितने हजार वर्षों का इसका इतिहास था, अशोक काल में इसका क्या कैसा था पटना का इतिहास, ये सब इस पाठ में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्र मनुगंगम वसिद्धिचित्रम महानगरम बभूव। अब इसका हिंदी है, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महानगर अत्यंत और विचित्र था। तो अब हम लोगों को जानना है कि पटना कहाँ बसा हुआ है। हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाए कि पटना कहाँ बसा है, तो कहाँ बसा है, हिंदी इसका देखिए आंसर मिल रहा है, पटना गंगा के किनारे बसा है। पटना गंगा के किनारे बसा है, ये देखिए गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो पाटलिपुत्र पहले महानगर था, महानगर है अभी, अत्यंत और विचित्र था। अब आइए संस्कृत की ओर। तो द्वितीय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीम ताख्ये काव्ये कथयति। अब देखिए इसमें दामोदर गुप्त क्या कहते हैं, इसका हिंदी हुआ इसके बारे में, किसके बारे में, पटना के बारे में, किसके बारे में, पटना के बारे में दामोदर गुप्त, नाम याद रखिएगा दामोदर गुप्त, प्रश्न आने वाला है। दामोदर गुप्त नाम का एक कवि नामक काव्य, काव्य का भी नाम आप लोग याद रखेंगे, कूटनीमन नामक काव्य में कहता है। अब ये बताइए काव्य को किसने लिखा है, कूटनीमन काव्य को किसने लिखा है। अगर प्रश्न आ जाए तो हम जवाब क्या देंगे, कूटनीमन काव्य को दामोदर गुप्त ने लिखा है। अगर फिर से प्रश्न आ जाए उलट के कि दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना की है, तो फिर हम उस जगह क्या जवाब देंगे, तो क्या जवाब देंगे, कूटनीमन। आ गया समझ में। अब आइए संस्कृत की ओर। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। फिर से श्लोक के माध्यम से दामोदर गुप्त क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर श्लोक की ओर देखते हैं हम लोग। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अब इस श्लोक के माध्यम से दामोदर गुप्त क्या कहे, इसका हिंदी हम लोग जानेंगे। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर, धरती पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली और किसके समान है, इंद्रलोक के समान है। किसके समान है, इंद्रलोक के समान है। अब देखिए अगला लाइन है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास् तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थिता आसीत्। इतिहास से ज्ञात होता है कि युद्ध, यहाँ पे देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ होगा युद्ध नहीं होगा, यहाँ पे बुद्ध होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा जरा सा। बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटली ग्राम, ये पाटली है, थोड़ा मिस्टेक हो गया जी, पाटली ग्राम स्थित था यहाँ, और यहाँ बुद्ध बहुत बार आए थे। अब फिर से इस लाइन को मैं समझाती हूँ।
कि इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध काल में, इतिहास से हमें क्या जानकारी मिली कि बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था। जब महात्मा बुद्ध का समय था तो उस समय गंगा के किनारे पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र महानगर नहीं, उस समय जब बुद्ध का काल था, महात्मा बुद्ध का जब भी काल था, तो उस समय पाटलीग्राम हुआ करता था। ठीक है, महानगर नहीं था, पाटलीग्राम स्थित था और यहाँ बुद्ध अनेकों बार आए थे। अब आइए देखिए, तेन कथित मासीत यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। अब देखिए इस लाइन का हिंदी है कि जब महात्मा बुद्ध का जो समय था तो उस समय महात्मा बुद्ध आए थे पाटलीग्राम, तो उन्होंने क्या क्या कहा था पटना के विषय में। अब इसकी जानकारी लेंगे हम लोग। उनके द्वारा कहा गया है कि, उनके द्वारा कहा गया है कि यह ग्राम, कौन सा ग्राम? पाटलीग्राम। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि पाटलीग्राम, यह ग्राम महानगर बनेगा। ये जो पाटलीग्राम था उस समय, तो उस समय उन्होंने कह दिया था कि पाटलीग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। यह उनका कथन था जी। वो पहले ही ये कह दिए थे कि पाटलीग्राम अभी तो है, लेकिन जब ये महानगर बनेगा तो किन किन चीज़ों से आक्रांत रहेगा, भयभीत रहेगा। किन किन चीज़ों से? तो आप लोग देखिए, कलह से रहेगा। ठीक है, कलह मीन्स लड़ाई झगड़ा, है ना, दंगा फसाद। कलह, फिर क्या है? अग्निदाह। यहाँ पे अग्नि का भी थोड़ा दाह रहेगा, अग्नि के विषय में ज़्यादा इसमें रहेगा, और बाढ़ का भी भय से हमेशा भयभीत रहेगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि पटना के आसपास बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहा करता है पटना, आप लोग को खुद जानकारी होगी। आगे आइए। कालांतरेण पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कुछ दिनों के बाद पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से पुकारा गया। जब कुछ दिन हो गया तो पाटलीग्राम क्या हुआ? पाटलिपुत्र के नाम से पुकारा गया। अब है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदति। यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जब समय था, उस समय जब शासन करते थे ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट मीन्स ऊंची, अत्यंत उत्कृष्ट थी। जैसा कि यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। जैसा कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में लिखा है। क्या लिखा है? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण से क्या लिखा है? इस नगर का वैभव और सौंदर्य अशोक काल में अत्यंत उत्तम था। उन्होंने ये कहा था कि इस नगर का वैभव और सौंदर्य, सुंदरता, यहाँ की पाटलिपुत्र की सुंदरता जो है
अशोक काल में अत्यंत उत्तम था। ये बात किसने कहा? याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है। ये सब लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नगर का वैभव और सौंदर्य अशोक काल में अत्यंत उत्तम था। ये बात किसने कहा? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, है ना। फिर अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि किसके काल में पाटलिपुत्र नगर का वैभव और सौंदर्य अत्यंत उत्तम था, तो हम किस काल का वर्णन करेंगे, किस काल का चर्चा करेंगे? अगर आ जाए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, या तो आ जाए कि अशोक का शासनकाल, तो हम किस में मारेंगे टिक? कभी भी गलत नहीं करना। जब अशोक का शासनकाल था तो पटना नगर का वैभव और सौंदर्य बहुत उत्तम था, अत्यंत उत्तम था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जब समय था, उसका शासनकाल जब था, तो उस समय की उस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था, उस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। दोनों में अंतर है जी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जब था तो पटना नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, लेकिन अशोक का जब शासनकाल था तो पटना नगर का वैभव और सौंदर्य अत्यंत उत्तम था। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आ सकता है, कभी गलत नहीं कीजिएगा। आइए आगे। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। देखिए, बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। सरस्वती परंपरा का मतलब होता है अध्ययन अध्यापन की परंपरा। उसको क्या कहा गया है? सरस्वती परंपरा। क्या कहा गया है? सरस्वती परंपरा। अध्ययन अध्यापन की परंपरा, पढ़ना और पढ़ाना, उसको कहा गया है सरस्वती परंपरा। बनी रही बहुत दिनों तक। फिर से इस लाइन को, बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा मीन्स अध्ययन अध्यापन की परंपरा बनी रही। ऐसा राजशेखर ने, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है, यही सब आएगा। ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नाम की कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण किया है। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाए कि राजशेखर किस काव्य की रचना की है, तो काव्य मीमांसा, है ना। क्या नाम है? काव्य मीमांसा। अगर कहा जाए कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो फिर क्या उत्तर देंगे हम? राजशेखर। एक पिछले बार हम लोग पढ़े हैं, पिछले लाइन में क्या पढ़े थे? दामोदर गुप्त किसका रचना किया था? कुट्टनिमन का, ठीक है। और राजशेखर ने किसकी रचना की है? काव्य मीमांसा की। तो आइए अगला लाइन हम लोग देखते हैं। कतिपयेषु अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मोपजगमु। देखिए, यहाँ विश्व के मूर्धन्य विद्वान कौन कौन से विद्वान हैं? ध्यान दीजिएगा। यहाँ विश्व के मूर्धन्य विद्वान
उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि। क्या क्या नाम लिए विद्वानों का, ध्यान दीजिए। उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि परीक्षित होकर ही संसार में ख्याति अर्जित किए। इन्होंने, ये विद्वान भी, ये जो विद्वान है ये भी पटना में ही आकर के अपना ख्याति अर्जित किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। देखिए इस लाइन का हिंदी है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादि में पाटलिपुत्र का नामांतर पुष्पपुर, क्या नाम था, पुष्पपुर या कुसुमपुर ही प्राप्त होते हैं। देखिए प्राचीन समय की बात कही जा रही है कि प्राचीन समय में पटना का क्या नाम बताया जा रहा है, पुष्पपुर या तो कुसुमपुर, है ना। हम लोग एक पटना का नया नाम भी जान गए, क्या नाम है, पुष्पपुर या तो कुसुमपुर। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नामांतर पुष्पपुर या कुसुमपुर ही प्राप्त होते हैं। अनेन ज्ञायते यत् नगरास्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि, इससे और क्या जानकारी मिलती है, ध्यान दीजिए आप लोग, और इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का अत्यधिक उत्पादन होता था। ये बात मैंने पहले भी कहा है कि गुलाबों की खेती होती थी, इसलिए यहाँ इस पाटली नाम रखा गया, इसका पाटलिपुत्र नाम रखा गया। इसके कारण यहाँ गुलाबों की खेती हुआ करती थी। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों की अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुत्तलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल से पुत्तलिका, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, पुत्तलिका रचना की कला को लेकर ही बना और प्रचलित हुआ। देखिए पाटलिपुत्र शब्द भी, जो पाटलिपुत्र जो शब्द है वो किससे उत्पन्न हुआ है, पुत्तलिका रचना की कला को लेकर ही बना है और फिर प्रचलित हो गया। ठीक है। शरत काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था। अब सबसे पहले हमको ये बताइए, हम लोग का पर्व कौन कौन सा है, प्रसिद्ध पर्व कौन है, हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व कौन है, तो कहा जाएगा तो होली है, दुर्गा पूजा है ना, दीपावली है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब गुप्त वंश का शासन काल रहा करता था तो उस समय कौन सा पर्व मनाया जाता था, तो यहाँ फिर से प्रश्न आ सकता है कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव हुआ करता था। कौन सा महोत्सव है, कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, जो किस ऋतु में हुआ करता है, शरद ऋतु में हुआ करता है। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है प्रश्न में आ जाए। अब आइए, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। उसी समय सभी लोग आनंद हो जाते हैं। क्या आप लोग अगर दशहरा आता है, दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग क्या खुश होते हैं कि नहीं, दीपावली आता है तो भी हम लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि पर्व आ रहा है, स्कूल में छुट्टियां होती है ना।
तो उसी प्रकार अच्छा कौमुदी महोत्सव अगर यहाँ मनाया जाएगा तो क्या यहाँ के लोग नहीं खुश होंगे? जरूर खुश तो होंगे ही। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यति। अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ उसी प्रकार का समारोह देखा जाता है। जब दुर्गा पूजा का समय हुआ करता है तो यहाँ पाटलिपुत्र में यानी पटना में कौमुदी महोत्सव का समारोह देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितं जीर्णता मन बभूत। परिवर्तित समय के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष पर्यंत इसका विकास रुक गया था। अब कहने की बात है, सोचने की भी बात है। यहाँ देखिए क्या कहा गया है, जब धीरे धीरे समय बदलता गया तो परिवर्तित समय के कारण मध्यकाल जब आया तो पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष पर्यंत इसका विकास रुक गया। इसका विकास क्या हो गया? रुक गया। आगे आइए। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में मिलते हैं। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के समय इस नगर का उद्धार हुआ। जब मुगल वंश का शासन काल आया तब इस नगर का उद्धार होना शुरू हुआ। अब आगे आइए। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरांग विकास हो जाता। और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास हुआ। और जब अंग्रेजों का शासन काल आया तो पाटलिपुत्र का तो विकास होना और भी जल्दी शुरू हो गया, है ना। अयं च शब्दः नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात्। नगर के मध्यकाल में ही इसका पटन नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जब मध्यकाल आया तो पटना का क्या नाम प्रसिद्ध हो गया? पटन। पटन, पटन नाम प्रसिद्ध हुआ। अयं च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। हो सकता है प्रश्न आ जाए कि पटन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कैसे हुई? किस शब्द से हुई? पत्तन शब्द से हुई। किस शब्द से हुई? पत्तन शब्द से पटन की उत्पत्ति हुई। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। नगर को पालने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। सुना होगा आप लोगों ने कि पटना में पटन देवी का मंदिर है ना। पटना में पटन देवी का मंदिर है, तो यहाँ उनका भी चर्चा हुआ है कि नगर को पालने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। इस समय पटना नाम का नगर अति विशाल और बिहार की राजधानी है। सभी कोई जानते होंगे कि पटना बिहार की राजधानी है। वही लाइन यहाँ पे आया है कि इस समय पटना नाम का नगर बहुत ही विशाल ये नगर है। अब बुद्ध काल में, फिर से उस लाइन को दोहरा रही हूँ, बुद्ध काल में पटना महानगर था क्या? नहीं ना, पाटली ग्राम था, है ना। अब इस समय क्या हुआ? पटना नाम का नगर अति विशाल और क्या है? बिहार की राजधानी है। अनुदिनं नगरस्य विस्तारं भवति, अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है।
दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होते ही जा रहा है। अब देखिए, इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है। अब ये लाइन भी आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, और हो सकता है प्रश्न आ जाए कि गंगा नदी किस दिशा में बहती है। तो किस दिशा में बहती है? उत्तर में बहती है, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है। तस्या उपरि गांधीर सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयमाणो वर्तते। देखिए, गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है। इसके ऊपर इस गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। ये लाइन भी प्रश्न बन रहा है और प्रश्न आ भी सकता है। बार बार हम संकेत कर रहे हैं कि प्रश्न बनेगा, प्रश्न का उत्तर आप लोग देते जाइएगा। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। प्रश्न बन सकता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु का नाम क्या है? क्या नाम है जी? गांधी सेतु। क्या नाम है? गांधी सेतु। किंतु रेलवे सेतु अभी निर्माणाधीन है। कहा जा रहा है कि गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, किंतु रेलवे सेतु अभी निर्माणाधीन है। रेलवे सेतु अभी निर्माणाधीन है। आगे बढ़ते हैं। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहं तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। अब यहाँ इस लाइन में कहा जा रहा है कि पटना में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है। आइए उस दर्शनीय स्थल के बारे में हम लोग जानें। इसकी अच्छी संग्रहालय, उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। इसकी अच्छी संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर दर्शनीय है। क्या क्या है? ध्यान देने की बात है। प्रश्न भी अगर लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ जाता है तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। इसकी अच्छी संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर दर्शनीय है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। अब आइए हम लोग देखेंगे कि और क्या चीज है पटना में। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के द्वारा पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर से यहाँ प्रश्न बन रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या है? क्या जवाब देंगे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है। और उनके जन्मस्थली को क्या कहा गया है? उनके जन्म स्थान को क्या कहा गया है? गुरुद्वारा कहा गया है। गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देश के तीर्थ यात्रीगण दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ देश के तीर्थ यात्रीगण दर्शन करने के लिए आते हैं। आएंगे ना? जब भी यहाँ पटना में कोई लोग आता है, घूमने के ख्याल से आता है, तो यहाँ ये सब जरूर देखता है। तारामंडल देखेगा, गोलघर देखेगा, सचिवालय देखेगा, है ना, फिर जैविक उद्यान देखेगा, फिर गुरुद्वारा भी देख सकता है ना। तो हम लोग जान गए कि
गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। और सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। पर्यटनम चित्रम नगरमिदं महत्वपूर्णम। इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव यानी गरिमा धारण करता है। उन सबों को संकलित रूप में संग्रहालय जाकर देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र में यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। घूमने के ख्याल से यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए इसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो मैं बार बार बोलती जा रही थी कि आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसे जवाब देना। तो देखिए अभी तुरंत आप लोग जवाब देते जाइएगा। मैं प्रश्न करती हूँ। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? ये हिंदी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा तो कुछ हिंदी टाइप के भी प्रश्न रहेंगे और कुछ संस्कृत के भी प्रश्न रहेंगे। जिस तरह से प्रश्न आएगा उस तरह से आप लोग जवाब दीजिएगा। ये हिंदी टाइप का प्रश्न है तो हम लोग हिंदी में जवाब देंगे, और वो भी हम तो सिर्फ आंसर लेके आए हैं। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से 3 गलत 1 सही रहेगा, तो आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं अगर विषय को पढ़िएगा तब। अगर आप लोग टॉपिक को पढ़िएगा, चैप्टर को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, तो आप लोग जवाब देने में कभी नहीं हिचकिएगा। पाटलिपुत्र वैभवम, ये तो पाठ का नाम है, आप लोगों ने जाना है। पाठ का नाम है। पाठ में किस नगर का वर्णन है बताइए। अभी जो हम पाठ पढ़ाए हैं उसमें किस नगर का चर्चा किया गया है? किस नगर का चर्चा किया गया है? तो पाटलिपुत्र का। किस नगर का किया गया है? पाटलिपुत्र का। अगर ऑप्शन में आ जाए पटना का, तो क्या उसमें सही जवाब देंगे कि नहीं? पाटलिपुत्र नहीं रहे, पाटलिपुत्र अगर ना रहे, ना लिखा रहे, तो अगर वहाँ लिखा रहे पटना का, तो हम जवाब देंगे कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि उत्तर तो पाटलिपुत्र का है। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो याद करके आए हैं भाई पाटलिपुत्र, और क्वेश्चन में आ गया पटना। तो ऐसा नहीं करना है। पटना जो है वही पाटलिपुत्र है। आप लोग अगर पटना आया तो पटना में भी आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि पटना यानी पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? किस राज्य की है? बिहार की है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, यानी पाटलिपुत्र है। तीसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं कि पटना जो है किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। आइए चौथा प्रश्न, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ये बार बार हम बताए जा रहे थे कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। यहाँ सुधार दीजिएगा आप लोग, पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। फिर आइए पांचवा प्रश्न, नगर का पालिका देवी कौन है? नगर को पालने वाली देवी का क्या नाम है? पटना में जो पालने वाली देवी है, नगर की पालन करने वाली जो देवी है, उनका नाम क्या था? कोई देवी का नाम तो हम लोग पढ़े होंगे, है ना? तो वो देवी का नाम क्या है? पटन देवी। यहाँ पटन देवी का मंदिर है, इनको लोग यहाँ पूजा करते हैं, है ना? कुटनिमन के रचनाकार कौन हैं? ये भी हम बताए जा रहे थे कि आप लोग अंडरलाइन कर दिए थे हम
ध्यान दीजिएगा। कुट्टनिमन के रचनाकार, रचनाकार का मतलब होता है लेखक। किसको, कौन से लेखक हैं, क्या नाम है लेखक का, वो बताना है। कुट्टनिमन के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त, है ना। कुट्टनिमन के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। आप लोग जवाब भी देते जाइएगा। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? गांधी सेतु पुल पता है ना कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा सेतु है, उसका नाम क्या है? गांधी सेतु पुल। वो कहाँ है ये पूछा जा रहा है। कहाँ है? पाटलिपुत्र यानी पटना में है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। आइए 8वां नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? कौन से महापुरुष का जन्म स्थली है, जन्म स्थान है? बताइए कौन सा ऐसा महापुरुष है जिनका जन्म स्थान पटना में है? तो कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। ध्यान से देखिए आप लोग। आगे आते हैं, 9वां प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? कौन थे जी? गुरु गोविंद सिंह। 10वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? किस वंश के थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो यहाँ देखिए आंसर भी हम लोग अगर नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मौर्य आया तो ये मौर्य वंश के हैं, है ना। ये मौर्य आया तो ये मौर्य वंश के हैं। देखिए मौर्य वंश, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो ये मौर्य वंश है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ये भी बात हम बार बार बताए जा रहे थे, दिशा के बारे में भी पूछा जाएगा कि किस दिशा में पटना में गंगा नदी बहती है। तो किस दिशा में बहती है जी? उत्तर दिशा में बहती है। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था जी? मेगास्थनीज। गोल घर कहाँ है? सबसे अच्छा क्वेश्चन, गोल घर कहाँ है? कहाँ है जी? पटना में है, यानी पाटलिपुत्र। अगर पटना में यहाँ दिया है और क्वेश्चन अगर वहाँ पे आ जाए बिहार बोर्ड में कि पाटलिपुत्र में है तो हम उसमें जवाब देंगे कि नहीं। 14वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2500 वर्ष। 15वां क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में, है ना। कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में। ये किस ऋतु में मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन यहाँ पे बदल दे कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है तो हम जवाब क्या देंगे उसमें? शरद ऋतु। किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता है। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। हम बताए थे अशोक काल और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल हम बताए थे ना, वही प्रश्न यहाँ पे आ गया। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? कौन सा है? गांधी सेतु। कौन सा है? गांधी सेतु है। हो गया।